तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ ही रहे थे, तो जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में मैं आपको एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आपको समझा पाया। हम इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जो हम क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कहने का मतलब है कि 4 से 5 वीडियो है, मतलब क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। इसके बाद आपका पेपर जो फर्स्ट है वो परिपूर्ण हो जाएगा, यानी आपको और देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं आपके फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, उसका जो फर्स्ट पेपर है उसका क्रॉस मतलब उस पूरी बुक से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमें देखना है उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है ना। तो जैसे आपको थोड़ा पहले इंट्रो दे देते हैं कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें ज़्यादातर सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत क्या है उससे संबंधित आएगा, और फिर राजनीतिक परंपरागत राजनीति की अध्ययन पद्धतियाँ बताइए, तो वो जस्ट इससे पहले वाला वीडियो है। फिर उत्तर व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, तो आपको ये बता देते हैं कि परंपरागत विचारधाराएं थी जो काफ़ी पहले ये विचारधाराएं चलती थी, तो उस विचारधारा को बदलते हुए वर्तमान में आधुनिक विचारधारा, आधुनिक अध्ययन पद्धतियाँ अपनाई गई हैं। तो इन आधुनिक अध्ययन पद्धतियों में हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद को जानते हैं। तो जब लोगों के व्यवहारों को राजनीति में जोड़ा गया, लोगों के व्यवहारों को राजनीति में जोड़ा गया और साथ ही साथ तथ्यों पर ज़्यादा जोर दिया गया, तो हम उसको व्यवहारवाद कहने लगे। और व्यवहारवाद में जो कुछ अनसुने कहते हैं ना कि पहलू, जिसको समाधान नहीं हो रहा था वर्तमान समस्या में, आने वाली वर्तमान समस्याओं को व्यवहारवाद सॉल्व नहीं कर पा रहा था। या मान लीजिए कि जो व्यवहारवाद है उसका सुधरा हुआ रूप, उसका अपडेट वर्जन ही उत्तर व्यवहारवाद है। क्या है? उत्तर व्यवहारवाद है। इसने क्या किया? व्यवहारवाद की कमियों और चुनौतियों का मुकाबला करते हुए एक नवीन विचारधारा, एक अपडेट वर्जन को यहाँ पे राजनीति विज्ञान में अपनाया गया, वो है उत्तर व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद के प्रमुख, अगर आपको पूछा जाए कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो डेविड स्टर्न बताना है। और व्यवहारवाद की मान्यता है 8, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है वैसे व्यवहारवाद की 8 है, उत्तर व्यवहारवाद की कितनी मान्यता है? 7 है। तो इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा उत्तर व्यवहारवाद के 2 नारे बताइए। क्या पूछा जाएगा? उत्तर व्यवहारवाद के 2 नारे, ठीक है ना। तो आपको लिखना है प्रासंगिकता। क्या लिखेंगे? प्रासंगिकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है। प्रासंगिक यानी रिवलेंस, कोई शब्द है वो कितना रिवलेंस है, ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा है सार्थकता, सार्थक। ओके, तो ये जनरली हमने देख लिया है। अब एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आएगा, उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उसका अर्थ, उसके लक्षण, उसकी मान्यता है, डेविड स्टर्न के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद के विचार बताइए। तो ये सब घूम के प्रश्न आता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि व्यवहारवाद का उदार रूप, व्यवहारवाद का सुधरा हुआ रूप ही उत्तर व्यवहारवाद है। तो अगर पूछा जाए सरल, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो व्यवहारवाद था, व्यवहारवाद का जो समय था वो था द्वितीय विश्व युद्ध तक, द्वितीय विश्व युद्ध तक। ये आपको ध्यान रखना है, यानी स्टार्टिंग से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक, यानी 1945 तक, 1945 तक का जो दौर था वो था व्यवहारवाद, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है कि व्यवहारवाद, उत्तरवाद को कालक्रम में बताइए। तो कालक्रम का मतलब ये बताना है कि शुरुआत से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का जो दौर है राजनीति विज्ञान में, वो कहलाता है व्यवहारवाद। और उससे पहले यानी हम बात करें ईसा के टाइम का, उसके आसपास अरस्तु वगैरह, तो वो परंपरावाद था। अब वर्तमान में हम बात करें उत्तर व्यवहारवाद। क्या बात करें? उत्तर व्यवहारवाद। तो उत्तर व्यवहारवाद है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्तमान जो स्वरूप है, यानी इसके बाद हम बात करें सेकेंड विश्व युद्ध तक तो यही था, इसके बाद ये शुरू होता है 1945 से लेकर 1945, और कुछ कन्फ्यूजन होते हैं तो इसलिए विद्वान यहाँ पे कहते हैं इसको 69 से भी संबोधित करते हैं। तो यहाँ से लेकर अब तक, तो आपको क्या करना है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे सीधा ही ध्यान रखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीति में कौन सी विचारधारा आई? उत्तर व्यवहारवाद, जो अब तक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको और अच्छे से वापस समझा देता हूँ कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद पे ज़्यादा जोर देता है, राजनीति के संदर्भ में व्यवहार को ज़्यादा प्रमुखता देता है। कोई चीज़ कितना रिवलेंस है,
क्योंकि पहले क्या था कि परंपरावाद में वगैरह देख लो तो विद्वानों के विचार एक आदर्श हुआ करते थे, कल्पना के तौर पर हुआ करते थे, उसका वास्तविक में उनकी लोगों की और राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। तो अपडेट वर्जन होते होते लोगों अपना राजनीति ने लोगों के व्यवहार को ज़्यादा महत्व दिया और इन्हीं व्यवहार के बदौलत लोगों की कर्मनिष्ठ मूल्य और विज्ञान को अपना दिया गया। और जिस तरह से व्यवहारवाद को अपनाया ना, इस तरह से ये जो राजनीति विज्ञान है और ज़्यादा वैज्ञानिक हो गई। तो ये आप ध्यान रखना है, उत्तर व्यवहारवाद से राजनीति विज्ञान है और ज़्यादा वैज्ञानिकता इसको मिली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके तौर पर एक और भी ध्यान रखेंगे कि जो व्यवहारवाद था उसकी कमियों को दूर करने के लिए ही उत्तर व्यवहारवाद आया। क्या आया? उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है। और ध्यान रखना कि इसके अंदर जो कमियां थी, इस कमियों को पूरी करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए ही उत्तर व्यवहारवाद प्रचलन में आया। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि उत्तर व्यवहारवाद को अस्वीकार कर उत्तर व्यवहारवाद को अपनाने वाले महत्वपूर्ण विद्वान कौन हैं? तो ध्यान रखना, डेविड स्टर्न। ये एक छोटा प्रश्न आ सकता है। अभी जो मैंने आपके सामने ये 7 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है ना, 7वां पॉइंट आपके लिए है क्योंकि आपको ढूंढ के लाया, इसलिए मैंने आपके यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ये जो मैंने लिखे हैं ये उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता है। प्रश्न आएगा निम्नात्मक प्रश्न उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता के बारे में, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में या उसके बाद की व्याख्या कीजिए। तब आपको इन 7 पॉइंटों से संबंधित समझाना है, शॉर्ट में समझाना है। प्रविधि से पूर्व सार, प्रविधि यानी मेथड बताने से पहले ही सार समझा दिया जाता है इस उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत। सामाजिक परिवर्तन पर बल, क्योंकि वर्तमान समय में समाज को ज़्यादा महत्व दिया है, समाज के व्यवहार, समाज के मूल्य, समाज के तथ्यों को अपना दिया गया है। क्योंकि जैसे हम अगर बात करें तो उत्तर व्यवहारवाद में क्या था? व्यवहारवाद में तथ्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, व्यवहारवाद में तथ्यों को। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने आगे बढ़कर तथ्यों को दरकिनार नहीं किया, तथ्य और मूल्य दोनों को शामिल रखते हुए व्यवहारवाद को और ज़्यादा कहते हैं ना कि आधुनिक व्यवहारवाद विचारधारा को जन्म दिया। तो ये आप ध्यान रखना है, क्योंकि जो व्यवहारवाद था सिर्फ मूल्यों को ही महत्व दिया करता था या तथ्यों को, लेकिन यहाँ पे दोनों को महत्व दिया गया। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन समाज में होते हैं तो समाज परिवर्तन पर बल देता है उत्तर व्यवहारवाद। समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, जब व्यवहारवाद आया और व्यवहारवाद की जो समस्या थी उसका समाधान सही नहीं हुआ, व्यवहारवाद की समस्या का समाधान, देखो मान लीजिए जैसे मैं हूँ, अब मैं जिस वातावरण में रह रहा हूँ उस वातावरण के दौरान मैं कुछ समस्या को सॉल्व आउट कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगी और मेरी ताकत या मेरी काबिलियत थी वो वर्तमान समस्याओं को ठीक नहीं कर पा रही थी, मेरा पावर काम नहीं आ रहा है, तो फिर मेरा ही अपडेट वर्जन आया उत्तर व्यवहारवाद। क्या आया? उत्तर व्यवहारवाद। और उत्तर व्यवहारवाद ने जो वर्तमान समस्या, उस दौरान जो तत्कालीन समस्या थी उसको दूर करते हुए मूल्य तत्वों को बराबर जोर दिया गया और इसने प्रासंगिकता और सार्थकता के 2 नारे दिए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, वर्तमान जो समस्या थी उस समस्या को समाप्त करने में, उस समस्या को निदान करने में, उस समस्या का समाधान करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल है और यही मानकर जो विचारधारा चलती है वो है उत्तर व्यवहारवाद। फिर कर्मनिष्ठ विज्ञान, बिल्कुल ये ध्यान रखने, कर्मनिष्ठ यानी ये जो विचारधारा है, जब राजनीति विज्ञान में ध्यान रखना उत्तर व्यवहारवाद को अपनाया गया तो ये कर्म पर जोर दिया गया। कर्मनिष्ठ विज्ञान, उन्होंने कहा कि व्यक्ति या समाज या फिर राजनीति अपने कर्म को लेकर जब आगे बढ़ेगी तभी वह आगे उन्नति कर सकती है, यानी कर्म। तो ये भी ध्यान रखना, इसके साथ आ सकता है कर्म, ठीक है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी विचारधारा के अंतर्गत कर्मनिष्ठ विज्ञान होने का दावा किया गया, यानी कहा गया कि उत्तर व्यवहारवाद अपनाने से जो ये राजनीति विज्ञान है वो कर्मनिष्ठ विज्ञान हो जाएगी, कर्म को प्रधानता दी जाएगी। और 7 नंबर पॉइंट है वो आपके लिए, आप इससे ध्यान रखें। आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पर जो आपके लिए ज़रूरी है और मैं वही यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आएगा आपके सामने जो मैं आपको यहीं से पहले बता देता हूँ, जो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो आप ध्यान रखिए। तो वो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको मिस नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल आप जो बता रहा हूँ वही ढूंढ रहे होंगे कि सर ये कैसे करना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे ये बताने का मेथड यही है कि आप कैसे लिखें। आपको याद तो हो गया, लेकिन आप एग्ज़ाम में कैसे लिखे हैं, तो उसके लिए मैं आपको पॉइंट भी बता रहा हूँ और उसके लिखने का मैटर है वो भी आपको समझा रहा हूँ।
एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, राज्य का आंगिक सिद्धांत। इसके बारे में समझाना है। राज्य का आंगिक सिद्धांत समझाइए। आंगिक सिद्धांत, राज्य का आंगिक सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है और ये आपके सामने मैं बता रहा हूँ तो ध्यान रखना है। तो राज्य का आंगिक सिद्धांत मानता है कि राज्य एक जीवधारी प्राणी है। राज्य क्या है? एक जीवधारी प्राणी है। ये सिद्धांत मानता है कि राज्य एक जीवधारी प्राणी है, ठीक है ना। और ये कहता है कि राज्य एक व्यक्ति का शरीर समरूपी है, समरूपी है। जिस तरह से व्यक्ति का विकास होता है, उत्तर उन्नति होती है, वैसे ही राज्य भी उन्नति करता है। तो जो सिद्धांत ये मानता है कि राज्य भी एक जीवधारी प्राणी है, वह है आंगिक सिद्धांत। इसको पूरा समझते हैं तो इसमें ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण बात कही है। गार्डनर ने कहा है कि सावयव सिद्धांत एक प्राणी वैज्ञानिक धारणा है जो राज्य को जीवधारी व्यक्ति मानता है। क्या मानता है? जीवधारी। और उसके निर्माण करने वाले व्यक्ति को जीवधारी शरीर के कोष्ठों के समान ही समझता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। अब ये जो इसको हम कहते हैं आंगिक सिद्धांत के अंदर ही हम पढ़ते हैं कि दूसरा इसका नाम आ जाए तो ध्यान रखना, सावयव सिद्धांत। क्या आ सकता है? सावयव सिद्धांत। तो इसका भी मतलब यही है कि राज्य व व्यक्ति दोनों एक ही जैसे हैं शरीर रूप में, विचार उसके जो देखें तो एक ही तरह से इनका विकास होता है। इनके भी वही अंग हैं जो व्यक्ति के शरीर के अंग होते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति और राज्य दोनों को एक समझा जाता है। वह सिद्धांत सावयव सिद्धांत की ओर इशारा करता है। तो इस तरह से इस सिद्धांत के बारे में, ये सिद्धांत पहले काफ़ी पॉपुलर था अरस्तु प्लेटो के समय। तो प्लेटो ने कहा था कि राज्य को व्यक्ति का विराट रूप दिया गया। ये कहा कि राज्य क्या है? एक व्यक्ति का बड़ा रूप है, व्यक्ति का बड़ा रूप है। सावयव सिद्धांत को ही अभिव्यक्त करते हुए कहा था। और अरस्तु ने भी कहा था कि राज्य और नागरिकों के मध्य काफ़ी समानता है, दोनों एक दूसरे से मिले जुले अंग हैं। तो इस तरह से अरस्तु और प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य को एक ही माना है और ये बात सावयव सिद्धांत के अंतर्गत आ गई। लेकिन ये विचार कमज़ोर पड़ गया जब सामाजिक समझौता आदि विचार आया था। लेकिन जब 19वीं शताब्दी में, ध्यान रखेंगे 19वीं सदी में राज्य का सामाजिक समझौतावादी विचार, सामाजिक समझौता जो विचार है वह कमज़ोर हो गया। जब 19वीं सदी में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत है, थॉमस हॉब्स, टॉल्स, ये जो है रूसो, उनका जो ये सिद्धांत है जब 19वीं सदी में कमज़ोर हुआ तो उसी के बाद ही ये आधुनिक रूप हुआ। फिर क्या हुआ? ये आधुनिक यानी सावयव सिद्धांत है वो अपडेट वर्जन के रूप में आया। तो अब ध्यान रखिए इस बारे में, जब सामाजिक समझौता विचार कमज़ोर हुआ तब यही सावयव सिद्धांत, जिसको आगे सिद्धांत कहते हैं, ये अपने आधुनिक रूप में आया। और उसने कहा कि राज्य एक जीवधारी शरीर के समान नहीं है, राज्य खुद एक जीवधारी प्राणी है। मैंने पहले ही लिखा, राज्य क्या है? एक जीवधारी प्राणी। तो ये आंगिक या सावयव सिद्धांत दोनों हम एक ही कहें, दोनों के अंतर्गत ये बात महत्वपूर्ण आती है कि राज्य क्या है? एक जीवधारी प्राणी है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति के समान है, नहीं, पूरा एक जैसा सावयव जो सिद्धांत है। इस बारे में आधुनिक जो विचारक है हर्बर्ट स्पेंसर, उसने क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर्बर्ट स्पेंसर के आंगिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हो यही आएगा। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार आंगिक सिद्धांत, या इसको हम ये भी कह सकते हैं सावयव सिद्धांत, किसके अनुसार? हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने काफ़ी हद तक ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि राज्य और व्यक्ति समान है, एक ही है। क्या है? एक ही है। इस तरह से इस सिद्धांत को
सावे सिद्धांत के तहत हर्बर्ट स्पेंसर ने सावे सिद्धांत के अंतर्गत राज्य और व्यक्ति को एक ही माना है कि दोनों एक प्राणी रूप है। इसके लिए कैसे है तो मैं आपको बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले आरंभ के रूप में हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि जिस तरह से व्यक्ति का निर्माण होता है, यानी हम कहें जिस प्रकार प्राणी शरीर का आरंभ अनेक छोटे छोटे घटक और कीटाणुओं से होता है, उसी प्रकार राज्य रूपी शरीर का भी विकास छोटे छोटे परिवारों से मिलकर होता है। तो आरंभ रूप में भी व्यक्ति और राज्य समान है, ये यहाँ पे प्रूव किया है। दूसरे पॉइंट में कहा गया है विकास की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत जिस तरह से व्यक्ति का विकास होता है, छोटे से बच्चे से बड़ा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, इसी तरह जब बड़ा होता है बुजुर्ग हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन राज्य भी जब छोटी अवस्था में होता है छोटा होता है, छोटे कस्बे की तरह होता है, फिर विकसित राज्य एक विकसित शहर की तरफ वो बनता है। तो यहाँ पे आप चीज़ ये समझ गए हैं। तो जिस तरह से व्यक्ति का विकास होता है, राज्य का भी विकास होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे पॉइंट की ओर, यानी ये पूछा जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सावे सिद्धांत क्या है। तो उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रयास किया है कि राज्य और व्यक्ति एक ही समान हैं। नेक्स्ट बात करते हैं समान प्रणालियाँ। समान प्रणालियाँ, ओके। समान प्रणाली के अंतर्गत ध्यान रखें कि जीवधारी में जीव धारण संस्था, एक रस संचालन, एक नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सब होता है अंदर। वैसे ही अगर हम बात करें तो राज्य रूपी प्रणाली में कृषि, उद्योग, परिवहन, संसाधन वगैरह ये भी ज़रूरी होता है। जैसे एक शरीर के लिए उसका एक खुद का सिस्टम बना होता है, नाड़ी तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह होता है। उसी तरह राज्य के लिए भी कृषि, उद्योग, धंधे, सिंचाई, संसाधन वगैरह ये सब होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रक्रिया सेम बताइए, क्या बताइए, प्रक्रिया सेम बताइए, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत नेक्स्ट बात आती है टूट फूट की प्रक्रिया। क्या है टूट फूट? जिस तरह से एक व्यक्ति टूट जाता है या उसका अंग टूट जाता है तो वह सही से काम नहीं कर पाता है। इसी तरह राज्य के अंग कौन है? व्यक्ति है। अगर व्यक्ति राज्य से अलग हो जाएंगे तो राज्य काम नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सावे सिद्धांत में राज्य और व्यक्ति को समान बताते हुए कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर किसी आलोचना की जाए इस विद्वान इसकी, तो राज्य और एक जीवधारी के मध्य अंतर क्या है? अगर हम इस सिद्धांत की आलोचना करें, आलोचनात्मक प्रश्न, तो ध्यान रखना राज्य और जीवधारी में काफ़ी फर्क है। क्योंकि जो जीवधारी है उसका एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय के बाद वो समाप्त हो जाता है। लेकिन राज्य के अंतर्गत राज्य के अंग नागरिक होते हैं, तो एक मर जाने के बाद राज्य के किसी भी स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन व्यक्ति का अगर हाथ टूट जाए तो वो असक्षम हो जाता है या कुछ काम नहीं हो पाता है। तो इस तरह से जीवधारी व्यक्ति का काम रुक जाता है। लेकिन राज्य के अंदर व्यक्ति है, एक व्यक्ति मर जाने से राज्य का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना कोई काम रुकता है। इस तरह से ये समान नहीं, ये दोनों अलग हैं। दोनों क्या हैं? अलग हैं। फिर बात करें चेतना, तो व्यक्ति के अंदर खुद की चेतना होती है, क्या सही क्या गलत है वो होता है। तो व्यक्ति के अंदर की आवाज़ होती है, लेकिन राज्य के अंदर की कोई आवाज़ नहीं होती है। ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप। फिर बात करें जन्म विकास के अंदर भी अंतर है। व्यक्ति का एक निश्चित समय होता है, उसके बाद जो बड़ा होता है, विकास होता है, मर जाता है। लेकिन राज्य छोटे से बड़ा हो जाता है, लेकिन राज्य समाप्त नहीं होता है। और राज्य का कोई जन्म, जैसे व्यक्ति का जन्म होता है वैसे ही राज्य का जन्म नहीं होता है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो इन दोनों को अलग अलग करती हैं। ये आलोचना वाला कहता है कि राज्य और व्यक्ति के अंदर काफ़ी फर्क है, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये था आपके सामने सावे सिद्धांत, जो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात करें हम, तो इम्पोर्टेंट विचार जो आ जाता है वो है राज्य की कार्य। ब्लैक कम है, ब्लैक कम दिख रहा है ज़्यादा।
ओके, तो अब ये प्रश्न आएगा राज्य के कार्य के बारे में बताइए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, राज्य के दो तरह के कार्य होते हैं। एक तो होते हैं अनिवार्य कार्य। क्या होते हैं? अनिवार्य कार्य। और एक कार्य होते हैं ऐच्छिक कार्य। क्या होते हैं? ऐच्छिक कार्य। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, राज्य के कार्यों के बारे में बताइए। अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य, तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान रखना, वे कार्य जो एक राज्य को अपने अस्तित्व को रखने के लिए करने होते हैं, यानी अति आवश्यक कार्य। अति आवश्यक कार्य जिसको अनिवार्य कार्य किया गया है। और ये क्यों जरूरी है? राज्य के अस्तित्व के लिए। राज्य के अस्तित्व के लिए, अगर ये राज्य काम नहीं करेगा तो राज्य का समाप्त हो जाएगा। अस्तित्व के लिए, जैसे सीमा की रक्षा करना, राज्य की सीमा की रक्षा करना। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, विदेशी संबंधों का संचालन। विदेशी संबंधों का संचालन। इसके अलावा आंतरिक शांति व्यवस्था। आंतरिक शांति व्यवस्था, ये ऐसे काम है, अगर ये राज्य नहीं करता है तो राज्य अपना अस्तित्व खो देगा, दुश्मन सेना आके आक्रमण कर लेगी। तो सीमा रक्षा, विदेशी संबंध, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये राज्य के अनिवार्य कार्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य वे हैं जो अगर राज्य नहीं भी करे तो भी चलेगा। ठीक है ना, जैसे एक सिंपल सी बात करें, हमारे देश की सीमा की रक्षा करने का काम किसको दिया है? सरकार को दिया है। सरकार यानी राज्य को दिया है, तो ये अनिवार्य कार्य हो गया। ठीक है, और दूसरा, जैसे हम बात करें बस के बारे में, ठीक है ना, तो यहाँ पे बस है, वो प्राइवेट बस भी चलती है और गवर्नमेंट भी चलती है। तो यहाँ पे ये बात है कि वे काम जो राज्य अगर नहीं भी करे तो चलेगा, जैसे सामाजिक सुरक्षा योजना, बुढ़ों के लिए पेंशन चलाना, रोजगार भत्ता उपलब्ध करवाना, ये राज्य काम करता है। अगर राज्य नहीं भी करे तो भी ये जो शासन व्यवस्था चलेगी। ठीक है ना, तो वो कार्य जिसको अगर राज्य नहीं भी करे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो ऐसी कार्य होती है। जैसे हम कहते हैं ना अपने ये फर्स्ट ईयर की जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एक तो अनिवार्य बुक होती है, एक ऐच्छिक बुक। अनिवार्य जैसे आपका एक हिंदी अनिवार्य का एग्ज़ाम होगा तो वो अनिवार्य हो जाता है, यानी आपको वो एग्ज़ाम देना ही है। 3 साल में भले आप कभी भी दें। लेकिन ऐच्छिक का मतलब होता है कि आपकी इच्छा है तो वो करें, आपकी इच्छा है। जैसे अगर आपने हिंदी साहित्य ली तो हिंदी साहित्य लीजिए, वरना इंग्लिश लीजिए या पॉलिटिकल लीजिए, तो वो हो गया ऐच्छिक। यानी जो राज्य अपनी इच्छा के अनुसार करे वो हो गया ऐच्छिक, और जो राज्य को करना होता है वो होता है अनिवार्य। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ आती है, जैसे सामाजिक योजना चलाना, ठीक है ना, या सामुदायिक सेवा, बसें वगैरह ये चलाना। गवर्नमेंट बसें भी चलती है, राज्य वे भी चलती है। तो राज्य ऐसे कार्य क्यों करता है, ये अगर पूछा जाए तो राज्य हैं वो लोगों के हित के लिए ऐसी कार्य भी करता है। क्योंकि प्राइवेट बसें चल रही है लेकिन लोग गवर्नमेंट बस को ज़्यादा सही मानते, क्यों? क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास है। तो इस तरह से प्राइवेट सक्षम भी कर सकते हैं, लेकिन राज्य के द्वारा जब ऐसी कार्य किए जाए तो एक अच्छी व्यवस्था होती है। क्या होती है? एक अच्छी व्यवस्था होती है, यानी राज्य काम करेगा तो सही काम कर सकता है। जैसे प्राइवेट बसें चल रही है, गवर्नमेंट बसें भी चलती है और प्राइवेट भी चलती है, लेकिन ये गवर्नमेंट बसें सेवा देना ये राज्य का ऐसी कार्य, राज्य नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइवेट वाले हैं वो अपनी मोनोपोली कर लेंगे या अव्यवस्था हो जाएगी, तो राज्य भी ऐसी कार्य कर लेता है नागरिकों और लोगों के हित के लिए। तो ये हो गया अनिवार्य और ऐसी कार्यों के अंतर्गत। समझ में आ गया है? कन्फ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं आगे। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। अब एक इससे जुड़ा अगर प्रश्न आ जाए, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताइए। लोक कल्याणकारी, जैसा नाम है वैसा ही इस राज्य का काम है, यानी वह राज्य जो अपने लोगों के हित के लिए काम करता है वह राज्य कहलाएगा लोक हितकारी राज्य। तो हर राज्य का यही उद्देश्य होता है। हमारे भारत का देख लीजिए उद्देश्य, वो क्या करता है? लोगों के उज्जवल और उस राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए काम करता है ना, अनेक योजनाएं निकालता है, सुविधाएं देता है।
तो हर राज्य का एक ही उद्देश्य होता है, अपने आम जनता और राज्य की परोपकारी और लोकहित में सेवा के दौरान जैसे हो सके कार्य करना। तो लोक कल्याणकारी राज्य है वह लोकहित में काम करता है हमेशा, और इस बारे में आप निश्चिंत रहिए, आप आराम से ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है ना वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो जरूरी है सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। अरस्तु के अनुसार राज्य का वर्गीकरण समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरस्तु के अनुसार राज्य का वर्गीकरण, ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, या बड़ा प्रश्न यदि आए तो छोटा प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहला तो यही, अरस्तु ने जो राज्य का वर्गीकरण किया है वो किस आधार पे किया है। अरस्तु ने जो राज्य का वर्गीकरण किया है वो किस आधार को मानते हुए किया है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अरस्तु ने राज्य का जो वर्गीकरण है, ठीक है ना, वो दो आधार पे किया है। एक तो क्या है, नैतिक आधार पे। किस आधार पे किया है, नैतिक आधार पे, ठीक है। दूसरा क्या है, संख्या के आधार पे। किस आधार पे किया है, संख्या के आधार पर। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अरस्तु ने राज्य का वर्गीकरण किस आधार पे किया, नैतिक और संख्या के आधार पर। तो यहाँ पे मैं आपको वही समझा रहा हूँ, संख्या के आधार पे का मतलब ये होता है कि कोई सिंपल जी यहाँ पे सीधी आपको अच्छे से बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए नैतिक आधार, और इसमें हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। संख्या के आधार पर क्या होता है, जैसे एक राज्य को चलाने का एक ही व्यक्ति होता है, तो ये संख्या के आधार पर नहीं, संख्या को ध्यान में रखती है। राज्य का जो पूरा पावर है वह अगर एक ही व्यक्ति के पास होता है, राज्य को चला सकता है, तो वह कहलाता है एक तंत्र। क्या कहलाएगा, एक तंत्र। समझ में आ रहा है। यहाँ पे और भी बता देता हूँ कि अच्छा रूप और ख़राब रूप ये भी बताएं, ठीक है। तो संख्या के आधार पे राज्य कैसा होता है, एक तंत्र। कैसा होता है, एक तंत्र या राजतंत्र। तो ये अगर देश को चलाने की शक्ति एक ही व्यक्ति के पास है संख्या के आधार पे, तो वो अच्छा तो रूप होगा एक तंत्र, राजतंत्र। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति के पास है तो संख्या के आधार पर बुरा कौन क्या होगा, बुरा होगा तानाशाही, तानाशाही तंत्र। या फिर इसका एक दूसरा नाम ले जो आप ध्यान रखना है, तो आतताई भी कहते हैं या कहते हैं निरंकुश तंत्र। क्या कहते हैं, निरंकुश। तो संख्या के आधार पर अगर बात करें एक व्यक्ति के द्वारा तो एक तंत्र होता है, बात करें दूसरा संख्या के आधार पर ही, तो ध्यान रखना है एक आधार पे हो गया, बहुसंख्या। यानी बहुसंख्या से पहले और कुछ है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक की बात कर लेते हैं। देश को चलाने की, राज्य व्यवस्था को या राज्य को चलाने का पावर है कुछ व्यक्तियों के पास में है। जैसे 100 में थे 5 व्यक्ति या 10 व्यक्ति हैं जो उस राज्य को चला रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से अल्पसंख्यक कहलाएगा। तो अल्पसंख्यक कुछ लोग ही देश को चला रहे हैं, ऐसी व्यवस्था का अच्छा रूप क्या होगा, अच्छा रूप होगा अभिजात तंत्र। अभिजात तंत्र, या जिसको हम कहें कुलीन तंत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कुलीन तंत्र। कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग जो देश को चलाते हैं, तो संख्या के आधार पर एक चलाए तो हो गया एक तंत्र, कुछ व्यक्ति चलाए तो हो गया कुलीन तंत्र, अच्छा रूप। और कुछ व्यक्तियों के द्वारा अपनी मर्जी से चलाया जाने वाला जो है तंत्र, वो कहलाता है धनिक तंत्र। क्या कहलाएगा, धनिक तंत्र, ठीक है। अब बहुसंख्यक, संख्या के राज्य का वर्गीकरण। तो किसी राज्य में उस राज्य को चलाने की जो पावर है वो बहुत सारे लोगों के पास है, तो इस तरह से उस बहुसंख्यक व्यवस्था के अनुसार राज्य का अच्छा रूप क्या होगा, तो अच्छा रूप होगा सर्वजन तंत्र, ठीक है। सर्वजन तंत्र कहें या हम उसको कह सकते हैं संविधान तंत्र, संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक तंत्र। और बहुत अगर राज्य का पावर
एक से ज़्यादा के पास यानी लगभग 100 में से 80-90 लोग हैं राज्य की शासन व्यवस्था को चला रहे हैं, तो उसका बिगड़ा हुआ रूप है, वो बिगड़े हुए रूप के बारे में अरस्तु ने कहा है प्रजातंत्र। क्या कहा है? प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी। तो ये ध्यान रखना, अरस्तु ने डेमोक्रेसी को भ्रष्ट रूप, शासन व्यवस्था का भ्रष्ट रूप कहा है। अब नैतिक आधार पर ही हमने ये बात करी है, नैतिक आधार पर ही ये बात करी है कि अच्छा रूप और बुरा रूप, और संख्या के आधार पर एक लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, अधिक लोगों के द्वारा। तो इस तरह से राज्य ने, मतलब अरस्तु ने राज्य का वर्गीकरण किया है। दो मोटे मोटे आधार तो है, नैतिक आधार पर और संख्या के आधार पर। नैतिक आधार पर होता है, अभी जैसे मैंने बताया था, इसका एक वर्ड ही नाम लिख लेते हैं जो आपको ध्यान रह जाएगा। सर्वोत्तम स्वाभाविक रूप, और दूसरा होता है अस्वाभाविक रूप। तो इस तरह से नैतिक आधार पर स्वाभाविक यानी अच्छा रूप, अस्वाभाविक यानी बुरा रूप। तो इसके बारे में जैसे मैंने डिटेल्स यहाँ पे बताया ही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। अब क्या करना है, सिर्फ ये नहीं, आपको हर एक के बारे में वापस आपको लिखना होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे आते हैं, और ये जो आप पढ़ रहे हैं ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपने पढ़ लिया, आपका लगभग काम हो गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आएगा स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता के बारे में समझाइए, यानी स्वतंत्रता की जो अवधारणा है इसके बारे में आपको बताना है। वैसे तो आपको शक्ति, सत्ता, वीरता, समानता, ये बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो आने वाली संभावना प्रश्न है वो है समानता, नहीं स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। ये आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की अवधारणा, स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है और इसके विविध रूपों के बारे में समझाइए। तो सबसे पहले स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं। स्वतंत्रता को अर्थ को स्पष्ट करना है, ठीक है ना, अर्थ को स्पष्ट करना। तो स्वतंत्रता के अर्थ को स्पष्ट करते हैं तो मोटे तौर पे इसके दो रूप होते हैं, यानी यहाँ पे विविध प्रकार बताना है। क्या बताना है? तो स्वतंत्रता है वो दो रूप में होती है, एक तो होती है नकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरी होती है सकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है। तो अगर सिंपल सी बात करें, एक व्यक्ति जो आज़ाद है, अब उस पर कोई रोक टोक नहीं होती है, अपनी मनमानी करे, ऐसी स्वतंत्रता कौन सी कहलाएगी? नकारात्मक स्वतंत्रता। क्यों? नेगेटिव को क्या है? क्योंकि अगर कोई बेलगाम है तो वो बेलगाम वो बिगड़ता जरूर है, बेलगाम। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आप ध्यान रखिए, स्वतंत्रता की अवधारणा और उसके विविध प्रकारों के बारे में बताइए। तो स्वतंत्रता के दो रूप होते हैं, इन स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है रूपों के तौर पे, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों का अभाव। क्या कहेंगे? बंधनों का अभाव। तो अगर एक व्यक्ति पर कोई बंधन नहीं होता है, ऐसी स्वतंत्रता क्या कहलाती है? नकारात्मक। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति पर बंधन ही नहीं हो तो वह एक जंगली जानवर की तरह हो जाएगा जो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। या मान लीजिए कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, एक व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं हो तो वो कोई गलत काम कर सकता है, दूसरों के घर पे छापे मार सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है युक्ति युक्त बंधनों का होना। तो इसके बारे में सिंपल सी एक मैं आपको बात याद दिलाता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक हीरोइन है, ठीक है। अब एक व्यक्ति है, वो कह रहा है मैं तो पूरी आज़ादी, मैं तो आज़ाद हुआ हूँ, मैं तो उसके घर पे जाके रहूँगा, ठीक है। तो इस तरह से मुझे आज़ादी, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा, वो जब इस तरह की स्वतंत्रता का उपयोग करेगा तो दूसरों की स्वतंत्रता आनंद होगी। वह हीरोइन थोड़ी जाएगी या वो व्यक्ति थोड़ी चाहेगा कि मेरे घर पे या मेरी आज़ादी को छीन ले। तो इस तरह से अगर व्यक्ति पर कोई आज़ाद, कोई बंधन, व्यक्ति पर कोई बंधन नहीं होता है तो वह गलत वे पर जा सकता है।
तो इस तरह की जो स्वतंत्रता आज़ादी है वो क्या कहलाती है? नकारात्मक। युक्ति युग का मतलब होता है व्यक्ति को अपने विकास, अपनी उन्नति के लिए थोड़ी छूट दी जाए। जहाँ लगे कि व्यक्ति गलत कर रहा है वहाँ पे कंट्रोल हो जाता है। क्या हो जाता है? कंट्रोल। तो ये अच्छा काम करती है, पॉजिटिव, ठीक है ना। इस तरह की स्वतंत्रता है युक्ति युक्त बंधनों का होना। कुछ बंधन होना, मान लीजिए कि हम बात कर लें यहाँ पे अपने कश्मीर की, ठीक है। तो कश्मीर में हम बात करें, वो आतंकी एरिया मतलब माना जाता था पहले। तो इस तरह से वहाँ पर कोई व्यक्ति जाके कहे कि मैं तो वहाँ पे अपनी मन चाहे जो करूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ, किसी घर पे जा सकता हूँ, डॉक्टर डाल सकता हूँ, तो इस तरह की आज़ादी मुझे दी हुई है। तो इस तरह की व्यक्ति को नहीं मिल सकती, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता है, बंधनों का अभाव। और ऐसे बंधन अगर किसी व्यक्ति पर नहीं होते तो वह व्यक्ति गलत राह पर जा सकता है। और सकारात्मक यानी बंधन होना, जितनी ज़रूरत हो उतनी बंधन बना दो, नहीं तो परिवार का लाडला बेटा भी बिगड़ जाता अगर उस पर नियंत्रण न किया जाए। और नियंत्रण रखे तो वो सुधरता भी है। अब इसके विभिन्न रूपों के बारे में अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के अलग अलग रूप होते हैं। फटाफट से देखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे इसको। तो स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार देखिए, स्वतंत्रता के प्रकार, ठीक है, ये हम देख रहे हैं अभी। तो स्वतंत्रता के प्रकारों को देखें तो सबसे पहली स्वतंत्रता है प्राकृतिक स्वतंत्रता। व्यक्ति जब पैदा होता है उस दौरान उसे जो आज़ादी मिलती है वह प्राकृतिक स्वतंत्रता। क्योंकि रूसों ने कहा है व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बाद में हर जगह वो झगड़ा रहता है, जकड़ा रहता है। तो ये यहाँ की व्यवस्था ने किया है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तब थोड़ी होता है कि क्या बंदिश है, क्या कंट्रोल है, वो तो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। लेकिन समाज में आने के बाद उसमें हजारों तरह की बंदिशें लगना शुरू हो जाती हैं। तो आज़ादी के दौरान जो व्यक्ति को जो स्वतंत्रता, खाने पीने की, रहने की, पहनने की जो आज़ादी होती है वो कहलाती है प्राकृतिक स्वतंत्रता। दूसरी हम बात करें व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में ध्यान रखना। एक व्यक्ति होने के नाते उसे क्या आज़ादी दी जाती है? एक व्यक्ति होने के नाते, जैसे अगर बात करें, व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत कार्यों के बारे में स्व निर्णय करने का अधिकार है। उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न हो। व्यक्ति कार्यों में परिवार, जीवन, धर्म, यानी उसे कौन सा धर्म अपनाना है, किस धर्म को छोड़ना है, ठीक है ना, कैसे रहना है। तो ये जो है उस तरह की जो आज़ादी होती है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तीसरी है नागरिक स्वतंत्रता। क्या है? नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब है एक व्यक्ति जो जिस राज्य में रह रहा है उस राज्य की ओर से उसे क्या नागरिकता दी जाती है। जैसे मान लीजिए अभी इलेक्शन हो रहा है, तो अगर हम राजस्थान के हैं तो हम उस इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। विदेश से आकर व्यक्ति कोई भाग ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। तो नागरिक स्वतंत्रता का मतलब है कि एक नागरिक जो जिस राज्य में रह रहा है उस राज्य की ओर से उसे क्या आज़ादी दी जाती है? क्या वह उसे राजनीतिक कार्य में भाग लेने की आज़ादी है? क्या वोट देने का अधिकार है? तो ये जो व्यक्ति को जब मिलती है स्वतंत्रता है वो कहलाती है नागरिक होने के नाते नागरिक स्वतंत्रता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें राजनीतिक स्वतंत्रता है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो चीज़ें ध्यान रखना है। राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता है। मैं इलेक्शन में भाग ले सकता हूँ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी वगैरह के लिए चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं कोई भी सार्वजनिक पद प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसी व्यवस्था है और राज्य को इस तरह की सहूलियत मिलती है तो वो कहलाती है राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब एक राष्ट्र के दौरान किसी देश को क्या स्वतंत्रता मिलती है उसे इस राज्य के द्वारा। जैसे हम बात करें भारत के नागरिकों को जो मिलने वाली स्वतंत्रता है विदेशी नागरिकों को मिलने वाली स्वतंत्रता से अलग होती है, इसे ज़्यादा सहूलियत मिलती है। तो एक राष्ट्र के नाम पर जो स्वतंत्रता आज़ादी होती है वही है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। समझ में आ रहा होगा। फिर बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्थिक स्वतंत्रता। बिल्कुल आर्थिक यानी पैसे। क्या आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ पे आपको कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान जैसी सुविधा मिल रही है? क्या आपको वेतन, सुविधा अवसर मिल रहा है? तो ऐसी सुविधा अगर किसी राज्य में मिल रही है तो उस राज्य के द्वारा आपको आर्थिक स्वतंत्रता दी गई है। नेहरू जी ने कहा था एक व्यक्ति को वोट
देने का, वोट मिलने का, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता का इतना महत्व नहीं जितना आर्थिक स्वतंत्रता का। एक व्यक्ति भूखा मर रहा है और उसे कह दीजिए वोट देना चाहिए, तो वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि वोट देना राजनीतिक स्वतंत्रता होगी। और भूखे मर रहा है तो इस तरह की भूखे मर रहा है ऐसी नौबत है, यानी वहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। अमीरी गरीबी का भेदभाव बहुत ज़्यादा है। तो एक व्यक्ति को पर्याप्त वेतन, सुविधा, रोजगार गारंटी ऐसी सुविधा मिलती है तो वो होगी आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता के बजाय सभी स्वतंत्रता निरर्थक हो जाती हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बता दिए। अब इसके बाकी वाले हैं वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं यहीं तक वीडियो बनाऊंगा। इसके आगे वाले जो पास होने के लिए मैंने पूरे पुख्ता प्रूफ यहाँ पे बता दिए हैं आपको, और आपको आगे की तैयारी के लिए करना है तो मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा और डाउट है तो पूछ लीजिएगा। वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं आपको यही इतना ही बता पाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा जो आपको तैयार करना है वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लिखेंगे राजनीतिक विकास से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जाएगा। राजनीतिक विकास, तो राजनीतिक विकास का मतलब राजनीतिक जितनी संस्थाएं हैं राजनीति में उत्तरोत्तर जो विकास कर रही है उनसे संबंधित हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। शॉर्ट में आपको यही बता रहा हूँ कि राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है राजनीति की पृष्ठभूमि, राजनीति के विचार, लोगों की कार्यप्रणाली, संस्था, उसमें क्या विकास हो रहा है उससे संबंधित है। आप ये देख लीजिएगा, ये वीडियो पढ़ा है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बात करूँ, जो प्रश्न आपको तैयार करना है वो आप तैयार करेंगे प्रजातंत्र क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रजातंत्र के अर्थ बताइए, उसके गुण और दोष को समझाइए। प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी वाला है। मैं चाहता हूँ ये टॉपिक आप, ये प्रश्न जरूर तैयार करें। प्रजातंत्र का अर्थ, इसके गुण और दोष बताइए, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और लास्ट जो प्रश्न आपको तैयार करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, द्विसदनीय व्यवस्थापिका के बारे में बताइए। द्विसदनीय मतलब हमारे भारत की जो संसद है वो द्विसदनीय, जिसमें लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की जो व्यवस्थापिका है द्विसदनीय व्यवस्थापिका, उसके पक्ष में बताना है, उसके महत्व को बताना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर फर्स्ट से। आपको ये समझा दिया है, बस अब आपको तैयारी करनी है ये अच्छे से। अगर इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।